गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो आईएएस एकेडमी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर 9। और स्टूडेंट, ये जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। इस चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इस लिंक पे जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ जो है रीड करने के लिए वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगा। एंड स्टूडेंट, ऑटो आईएएस अकेडमी का एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए का डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट एच एस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। जो स्टूडेंट एच एस अलाइड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हमने यहाँ पे अवेल कराए हुए हैं। तो आप कोई भी कोर्स जहाँ पे जाके अपना अवेल कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज़ अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में एक मिशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सेंड किया जाता है इंडिया में। और क्यों सेंड किया जाता है और क्या इसके पर्पज़ होते हैं और क्या प्रपोज़ल ये वहाँ पे देते हैं कैबिनेट मिशन के अंदर, ये हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। अगर आप इसके साथ कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छी तरह स्टडी करने के लिए, तो आप साथ में स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की जो बुक है, आप साथ में वो रेफरेंस स्टडी के लिए इसे आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपने फोकस पॉइंट रखने हैं इस टॉपिक को रीड करने के लिए, उसमें यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि कैबिनेट मिशन प्लान के पीछे रीज़न क्या थे, क्यों ये प्लान जो था इंडिया में भेजा गया था और क्या प्रपोजल थे जो इस कैबिनेट मिशन द्वारा जो थे वो रखे गए थे, और इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है आगे इंडिया में, और इंडिया की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही होती है उसका क्या रिस्पांस जो है वो इस प्लान को वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ज़्यादा फोकस एरिया में रखने हैं जब भी आप इस टॉपिक को आगे जाके स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, आज का जो हमने इस टॉपिक से क्वेश्चंस लिया है, इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान। ये बेसिकली पूरे का पूरा प्लान है क्या है, और इसके ब्रीफली डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके मेन क्या ऑब्जेक्टिव थे एंड मेजर रिकमेंडेशन। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और इस पूरे क्वेश्चन का जब हम आंसर राइट डाउन करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो बड़ा ब्रीफ और शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे रिवाइज कर जाएंगे। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमें 3 पॉइंट है जो हमें फोकस एरिया में रखने हैं। जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें तो बहुत अच्छी तरह आपकी इंट्रोडक्शन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, इट नीदर वेरी स्मॉल एंड नॉर वेरी लेंथी। बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन में इसे इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर इसके मेन ऑब्जेक्टिव लिखिए और उसके बाद जो है आप इसे अपना जो भी इसकी मेन रिकमेंडेशन है वन बाय वन आप उसे यहाँ पे जो है इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे का सारे जो पॉइंट हैं ये आपके आंसर में जो हैं इसे होना चाहिए, और इसे किस तरह से लिखा जाएगा ये भी हम आगे जाके इस आंसर राइटिंग में हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये बहुत ही उस समय का एक हाई पावर्ड कमेटी है जो इंडिया में सेंड की जाती है फरवरी 1946 में। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लॉर्ड एटली, ये उस समय इसे इंडिया में सेंड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। विंस्टन चर्चिल की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो पावर से बाहर हो जाती है और लेबर पार्टी जो है वो पावर में आती है। और लेबर पार्टी पहले ही 1934 ऑनवर्ड ही ये कमिट कर चुके थे कि वेन एवर वी विल कम टू द पावर एंड वी विल गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो ये इंडिया के फ्रीडम देने के हक में थे। तो इसलिए जब ये गवर्नमेंट बनती है तो ये मिशन जो है वो इंडिया में भेजा जाता है कि इंडिया में पावर को किस तरह से ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, किसे हम इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके चलते ये कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है। इस प्लान के 3 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टाफर्ड क्रिप्स, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था, और A.V. अलेक्जेंडर। तो ये नाम जो हैं वो पहले भी हम देख चुके हैं कि
जब हमने क्रिप्स मिशन स्टडी किया तो उसमें ये दोनों नाम जो थे वहाँ पे हमने स्टडी किए थे। इसके साथ साथ जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवल, वो हालांकि इस कमीशन के मेंबर तो नहीं थे, लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 के पास, तो लॉर्ड वेवल काफ़ी समय से एक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट किया जा सके और एक कॉमन जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे बनाया जा सके। इसलिए लॉर्ड वेवल भी इस मिशन के साथ इन्वॉल्व थे, बट वो मेंबर नहीं थे, वो जस्ट नेगोशिएशन में वो अपना जो रोल थे, अपनी एडवाइजरी थी, वो अपना वहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे। और इस मिशन का एक मेन पर्पस जो था वो एम ही बिल्कुल सेम था, दैट हाउ टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। सो स्टूडेंट, दैट यू हैव टू डिफाइन इन द इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हमने एक पूरे एक कैबिनेट मिशन का एक कोर जो है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हम जब मेन बॉडी में जाएंगे तो मेन बॉडी में जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसके बेसिकली जो मेजर ऑब्जेक्टिव, तो अगर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये ट्रांसफ़र को पावर जो थी वो ट्रांसफ़र करना था ब्रिटिश टू इंडिया, लेकिन इसके अलावा ये किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए एक इसका जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया जा सकता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, तो उसका फॉर्मेशन कैसे करना है। और अभी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती है, तब तक जो पूरा इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलाने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो की जाएगी, और वो कैसे होनी चाहिए, कौन उसके मेंबर होंगे और क्या उनकी पावर्स होंगी, ये सारा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए ये कमीशन जो था यहाँ पे भेजा गया था। तो ये जो कमीशन है जब यहाँ पे इंडिया में आता है तो पूरा दोनों हर पार्टी के साथ नेगोशिएट करने के बाद, लीडर्स के साथ नेगोशिएशन करने के बाद, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे मुस्लिम लीग के थे, तो ये एक थोड़ा कॉमन जो है एक प्रोग्राम पे आते हैं और कुछ प्रपोजल जो है इनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान अपनी रिकमेंडेशन में जो प्रपोज करते हैं कि इंडिया जो है इट शैल बी यूनियन ऑफ जो है इट शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, देयर शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, और जिसके चलते इन्होंने रखा कि जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, कम्युनिकेशन है, ये मेन सब्जेक्ट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास जो वहाँ पे रहेंगे। और इसके साथ साथ जो कैबिनेट मिशन प्लान थी, इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम लीग जो बड़े लंबे समय से एक डिमांड रख रही थी कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो सेपरेट कंट्री की जो उनकी डिमांड थी उसको इन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, और सेपरेट कंट्री को इन्होंने यहाँ पे जो था वो नहीं माना था। इसके बाद इनका जो थर्ड यहाँ पे रिकमेंडेशन था कि जितने भी इंटरम गवर्नमेंट के यानी जो कैबिनेट बनाई जाएगी, जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे इंडियंस होंगे, और उसमें वाइसराय जो हैं वो ज़्यादा अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, वो एक तरह का एडवाइजरी रोल जो है अपना प्ले करेंगे, यानी कि जो इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी इट विल बी कम्प्लीटली बाय द इंडियन, उसमें सारे के सारे इंडियन मेंबर होंगे यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने एक मेथडोलॉजी भी रखी कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसका फॉर्मेशन किस तरह से किया जाएगा, और किस तरह क्या कोर प्रिंसिपल होने चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे करवाया जाना चाहिए और कितने मेंबर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर भी इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फॉर्मेशन का भी जो प्रपोजल था वो यहाँ पे इन्होंने रखा था। इसके बाद इन्होंने ये भी प्रपोजल रखा कि इंडिया जब चाहे कॉमनवेल्थ से अलग हो सकता है, तो इनके लिए भी ये भी राइट जो था वो इंडियन स्टेट को जो था इनके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने थोड़ा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा थोड़ा एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है बड़ी लिमिटेड पावर होगी, जैसे कि उसके पास सिर्फ फाइनेंस की पावर होगी, फॉरेन अफेयर की पावर होगी और कम्युनिकेशन की पावर होगी। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं, इन 3-4 यूनिट सब्जेक्ट को छोड़ के वो सारे के सारे जो हैं इंक्लूडिंग द रेसिड्यूरी पावर, वो सारी के सारी किसको दी जाएंगी, वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी। तो स्टूडेंट, रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? ये बेसिकली जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बाद बच जाते हैं वो सारे के सारे रेसिड्यूरी पावर्स में लिस्ट में चले जाते हैं, और ये रिकमेंड किया गया था कि ये भी प्रोविंसेस को यहाँ पे दे दिए जाए। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ने कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो रिकमेंड किया था, और एक वीक सेंटर गवर्नमेंट यहाँ पे रिकमेंड की थी, और जिसके चलते जो कांग्रेस थी उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये आप समझ सकते हैं कि अगर उस समय हम एक वीक सेंटर गवर्नमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देते तो जिस तरह से
इंडिया में उस समय राइट स्टार्ट हो चुके थे और जो पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ पे हो रही थी, तो एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती थी। तो इसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी उनको यहाँ पे रखा गया कि वो अपने जो भी उनके अपने सब्जेक्ट हैं वो उनके पास अपने रख सकते हैं, और सारा रेसिड्यूरी पावर है उनको यहाँ पे दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रिंसली स्टेट को भी एक ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई थी। तो अब जब ये पूरे का पूरा प्लान यहाँ पे रखा जाता है गवर्नमेंट के पास, जो इंडियन लीडर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाता है, तो इसका रिएक्शन क्या आता है? तो देखिए, दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में तो वो कैबिनेट मिशन का जो भी प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जहाँ तक की बात थी, तो इसको तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसा आप रिकमेंड कर रहे हैं हम उसको बनाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग होती है, जब उसको इंटरम गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं वो सीट्स वहाँ पे दे दी जाती हैं, तो इसके चलते वो थोड़ा कांग्रेस भी जो है इसको इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। वो मुस्लिम लीग को यहाँ पे ज़्यादा सीट देने की फेवर में नहीं होती है। इसके बाद कांग्रेस इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देती है कि हम एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया जो है वो बहुत छोटी छोटी स्टेट में जो है वो डिवाइड हो सकता है। और कांग्रेस चाहती थी कि अभी जो टाइम है वो डिसेंट्रलाइजेशन का नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ताकि इंडिया की जो डिवीज़न है वो आगे ना हो सके, यानी कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान ना पड़े। तो इसके चलते कांग्रेस जो थी इस दोनों प्रपोजल को कहीं ना कहीं जो थी वो रिजेक्ट कर रही थी। अब मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम लीग भी पहले प्लान को प्रूव कर देती है, लेकिन बाद में जब वो देखती है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का यहाँ पे अपर से हैंड हो सकता है, तो इसके चलते वो भी आगे जो है वो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो प्रपोजल उसको रिजेक्ट कर देती है, और वो भी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की यहाँ पे डिमांड रख देती है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि 27 जुलाई को एक मुस्लिम लीग काउंसिल की एक बॉम्बे में मीटिंग होती है, जहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्नाह होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए तो सिर्फ एक ही बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, और दिस इज़ द ओनली कोर्स एंड दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, कि इसके अलावा कोई और बेस्ट पोलिटिकल सोल्यूशन जो है वो मुस्लिम सेक्शन के लिए अवेलेबल जो है वो नहीं हो सकता है, हमें एक डिफरेंट कंट्री ही चाहिए। यानी कि वो पार्टीशन को लेके यहाँ पे बड़ा श्योर हो जाते हैं। और 2 दिन बाद ही जुलाई 29 को ये मुस्लिम लीग जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को यहाँ पे रिजेक्ट कर देती है, और एक डायरेक्ट एक्शन का जो स्लोगनिंग है वो यहाँ पे जो है वो कर दी जाती है, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान हेयर। एंड अगस्त 16 1946 वाज बेसिकली फिक्स एज ए डायरेक्ट एक्शन डे हेयर। सो दैट यू कैन सी इट हेयर कि यहाँ पे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है वो थोड़ा मिक्स रहा है। पहले एक्सेप्ट करते किया, लेकिन बाद में वन बाय वन जो है इसको रिजेक्ट करते गए हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर टॉपिक फॉर द टुडे। और फाइनली अगर हम कंक्लूजन में देखते हैं, तो कंक्लूजन में हम यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पावर को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और किस तरह एक पीसफुल ट्रांसफ़र जो है वो इंडिया में हम पॉसिबल कर सकते हैं। और इसके लिए हम आगे जाके देखेंगे कि इसी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आते ही आगे जो है वे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी जो है वो फॉर्म पे आती है, इलेक्शन करवाए जाते हैं, और जिसके नीचे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं प्रोविंसेस लेवल पे, और बाद में हम अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्टार्टिंग जो है वहाँ पे हो जाती है, जिसको हम फाइनली 1950 में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इन दिस कैटेगरी वी कैन सी इट हियर कि कैबिनेट मिशन का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसके चलते हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर पाते हैं। सो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक, and thank you very much. We will meet with the next topic very soon. Thank you very much.